We यस सर। started the atomic structure. सर एक्सक्यूज मी। Yes, बेटा बोलो। सर एक बार में वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम दोबारा समझना था सर, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। बेटा क्या प्रॉब्लम आ रही है? जितने प्रोटॉन होते हैं उसमें से जितना ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज हो तो माइनस कर दो, पॉजिटिव हो तो माइनस कर दो, नेगेटिव हो तो प्लस कर दो, इलेक्ट्रॉन बन गए। ओके सर। कैसे? जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया, इसका सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। जैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? सर 2। 2 है ना। अब बोलो इसमें यस सर। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे He के अंदर? तो क्या लिखोगे? सर 2, 2। कोई चार्ज नहीं है तो 2 ही रहेंगे ना। यस अब सर। मान लो मैं इसको ऐसे लिख दूं He पॉजिटिव, अब कितने होंगे बेटा बताओ? सर 2। अब 2 क्यों रहेंगे? जितना मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात जो सुनते हो उसको याद करो ना। मैं कहता हूँ पॉजिटिव चार्ज है उसको माइनस कर दो। यहाँ पर तो कोई चार्ज यस नहीं सर। था इसलिए माइनस नहीं किया। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कितना दिखाई दे रहा है आपको? सर 1। 1। तो 2 में से बेटा 1 माइनस कर दो तो इलेक्ट्रॉन आ गए 1। मान लो मैं कहता हूँ He2 पॉजिटिव, अब बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? सर इलेक्ट्रॉन 1। कैसे? सर 2 में से 1 माइनस। अब की बार 1 क्यों माइनस कर रहे हो? मैंने क्या लिखा है? सर 2 माइनस होगा। हाँ तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। अरे भाई कहाँ से मैथ सीख के आए हो? हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2। इसमें से मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो जितना पॉजिटिव चार्ज होता है वो माइनस किया करो। कितना पॉजिटिव चार्ज है इसके अंदर? 2। 2। तो 2 में से 2 माइनस करूंगा तो 2 आएगा क्या भैया 0। मेरे? 0 फिर सर 0। फिर पॉजिटिव चार्ज हो तो एटॉमिक नंबर में से माइनस करना है, नेगेटिव चार्ज हो तो प्लस करना है बेटा। ओके जैसे सर। मान लो मैं ये कह दूं कि He नेगेटिव, अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे हीलियम में? सर 3। हाँ अब आई ना बात समझ। क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है हीलियम का? सर 2। और नेगेटिव है तो नेगेटिव का मतलब ऐड करना होता है इलेक्ट्रॉन के केस में। तो एक नेगेटिव है ना तो एक ऐड कर देना। अब देखो यस सारे, सर। देखो पहले वाले केस में देखो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब तुम सर पढ़ाओ मुझे, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे फर्स्ट वाले केस में? सर 1। 2। 2 2 2 सर 2। भाई इतना स्लो रखोगे सर दिमाग 1 है, को 1। तो है। 1 है सर। 1। कैसे 1 आया भाई? सर पॉजिटिव था 1, कहाँ है तो उसी से 1 पॉजिटिव? माइनस करेंगे। इसमें से कहाँ से कर सर लेंगे भाई? फर्स्ट वाले का पूछ रहे हैं। मैं टिक कर रखा है मैंने भाई, ऊपर टिक कर रखा है मैंने, ये दिख रहा है टिक वाला। यस सर। हाँ मैं पूछ रहा हूँ इस स्पीसीज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कैसे निकालोगे? यार तुम तो बड़े महारथी निकले। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, बोल रहा हूं एटॉमिक नंबर में से अगर पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस कर देना और नेगेटिव चार्ज है तो प्लस कर देना। पिछले 15 मिनट पढ़ाया, अब मैं इतने एक एग्जाम्पल सिखाया, तुम फिर कह रहे हो कभी 1 कभी 0। मैं कह रहा हूं कि हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2 सर। 2। सर चार्ज 2। है, बेटा उसको बोलने दो ना। वही टाइम ले रहा है तो उसको बोलने दो, एक बार और टाइम ले लेगा नहीं तो। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 हो गया। चार्ज कितना है इस पर? सर 2। अरे भाई चार्ज कहाँ है? चार्ज यहाँ होता है बेटा, चार्ज यहाँ नहीं है होता सर है। अभी। चार्ज नहीं है चार्ज तो नहीं। फार्मूला लगाओ ना बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना स्लो क्यों हो तुम? अब हीलियम में इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो ये पड़े एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर है 2। चार्ज है यस कोई? सर। चार्ज नो है सर। कोई? नहीं है तो माइनस नो 0 करूंगा तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? सर 2। 2। अब मैं ये कर रहा हूँ Hg, अब मैं कर रहा हूँ इस पर +1 चार्ज लिख दिया। अब यस इलेक्ट्रॉन सर। निकालूंगा, अब इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो एटॉमिक नंबर हीलियम का कितना होता है? सर 2। 2 में से 2। 1 माइनस होगा। हाँ 1 माइनस होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए अब? सर 1। 1, यही बात। अब मैं कर दूं He2 पॉजिटिव, अब बताओ कितने यस सर। इलेक्ट्रॉन आएंगे? सर 0, ठीक है, 2 में सम- से 2 माइनस हो जाएगा। बस ये बात है। अब मैं कह दूं He नेगेटिव, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? सर 3, क्योंकि नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा। आ गई बात समझ अब? यस सर। तो क्या मुश्किल था? नो सर। हाँ बस कहीं ना कहीं तो मिस कर रहे थे, बात को अच्छी तरह से समझो ना पहले। क्लियर? यस सर। थैंक यू सर।
ओके बेटा ओके। देखो चलो बेटा, मैं आपको बोहर पोस्टुलेट्स पर काम करवा रहा था, तो अब बोहर थ्योरी में कुछ पहली बोहर पोस्टुलेट्स थी। बोहर पोस्टुलेट स्टार्ट तो नहीं किया था ना? बोहर मेरे ख्याल स्टार्ट नहीं किया था हमने बोहर पोस्टुलेट्स। बोहर पोस्टुलेट्स, पहला बोहर पोस्टुलेट्स क्या था? बोहर ने क्या बोला था कि एक वन इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है ये, तो कहता है एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, an electron revolved around the nucleus in stationary का मतलब होता है फिक्स, stationary circular path, stationary circular path of definite energy, definite मतलब फिक्स एनर्जी, definite energy, and these paths जो सर्कुलर पाथ हैं आर नोन एज, नाइन्थ में भी पढ़ते थे बेटा ये बात, दीज सर्कुलर पाथ आर नोन एज बोहर्स ऑर्बिट। क्या बोलते हैं इसको हम? कौन से ऑर्बिट बोलते हैं? बोहर ऑर्बिट और बोहर शेल। बोहर शेल भी बोल देते हैं, मेन शेल भी बोल देते हैं बेटा इसको, मेन शेल। तो कोई भी एटम हो, कोई भी एटम, पिछली क्लास में हमने देखा स्फेरिकल होता है। बोहर ने एक पोस्टुलेट दिया, कहता है कोई भी न्यूक्लियस हो, न्यूक्लियस में कितने भी प्रोटॉन हो, एक प्रोटॉन का चार्ज सपोज ई है, एक प्रोटॉन का चार्ज क्या है? ई। तो एक प्रोटॉन का चार्ज ई होगा तो जेड प्रोटोनों का चार्ज कितना हो जाएगा बेटा? एक प्रोटॉन का चार्ज ई, दो प्रोटॉन का चार्ज 2e, तीन प्रोटॉन का चार्ज 3e, जेड प्रोटॉन का कितना चार्ज हो जाएगा? जेड, वेरी गुड। एक प्रोटॉन का 1e, दो का 2e, तीन का 3e, जेड। सपोज न्यूक्लियस में इतना चार्ज है और इसके बाहर जेड का मतलब प्रोटॉन का नंबर कितना ही हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एक होगा, एक इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहता है कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग सर्कुलर पाथ में घूमता है। ये सपोज न्यूक्लियस, ये कुछ पाथ बने हुए बेटा, ऐसे पाथ, सर्कुलर पाथ, फिक्स एनर्जी के सर्कुलर पाथ बने हुए, ऐसे ऐसे हम पाथ बनाते चले जाएंगे। मैं दोबारा बना देता हूं, ये जो टेढ़ा मेढ़ा बना है। तो उसने क्या बोला, पोस्टुलेट को बड़ा अच्छे से करना है बेटा। सपोज ये कहता है न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के सराउंडिंग क्या है, कुछ सर्कुलर पाथ है। जैसे फर्स्ट नंबर पाथ ये आ गया फर्स्ट, सेकेंड नंबर पाथ सपोज ये आ गया सेकेंड नंबर पाथ, थर्ड नंबर पाथ सपोज ये आ गया थर्ड नंबर पाथ। तो ऐसे कुछ सर्कुलर पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, घूम सकता है, जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के सराउंडिंग। फोर्थ पाथ है, तो ये फोर्थ पाथ हो गया, नाइन्थ क्लास में भी था बेटा ये चीज। और इन पाथ को बोलते हैं पाथ नंबर। जैसे फर्स्ट है तो पाथ नंबर 1, एन की वैल्यू 1, पाथ नंबर 2, पाथ नंबर 3, पाथ नंबर 4, और ऐसे करते हुए कितने पाथ होते हैं? वो कहता है इन्फिनिटी होते हैं, लास्ट तक n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और फिर एटम खत्म हो जाता है। ऐसी बहुत सारी जगह होती हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। न्यूक्लियस से देखें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आते हैं, और इनका नाम जो देते हैं, जैसे फर्स्ट पाथ आपका फर्स्ट आता है तो उसका नेम देखो, n की वैल्यू सपोज 1, फर्स्ट नंबर ऑर्बिट, सेकेंड नंबर ऑर्बिट, थर्ड नंबर ऑर्बिट, फोर्थ नंबर ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट जो भी है, और इनका नेम जो है ऑर्बिट का, नेम ऑफ ऑर्बिट, ये फिक्स नेम दिया गया है। फर्स्ट जब भी ऑर्बिट होगा तो उसका नाम के होगा बेटा, के शेल ऑर्बिट, या इसको हम शेल बोलते हैं। तो के शेल, के, एल, एम, एन, ऐसे करके चलता जाएगा। तो क्या बोला बोहर ने कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन एक फिक्स एनर्जी और फिक्स जगह वाले सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। दीज पाथ आर नोन एज बोहर्स ऑर्बिट या बोहर्स शेल, और इनका नाम होगा के एल एम एन, और इसके लिए वैल्यू फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। जैसे किसी कॉलोनी में घर होते हैं, पहला नंबर घर, दूसरा नंबर घर, तीसरा नंबर घर, चौथा नंबर घर। फर्स्ट नंबर घर को नाम दिया के, दूसरे वाले घर को नाम दिया एल, न्यूक्लियस से डिस्टेंस देख रहे हैं, फिर एम, फिर एन। तो के एल एम एन इस टाइप से फिक्स है, और इनकी एनर्जी भी जो होती है फिक्स रहती है। तो पहला पोस्टुलेट बेटा ये दिया। दूसरा पोस्टुलेट देखो फिर, अब फर्स्ट क्लियर है, सेकंड। सेकंड उसने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन ऐसे हर जगह ये पाथ नहीं बनाता सर्कुलर पाथ, उसकी जगह
एक फिक्स एंगुलर मोमेंटम होता है। मोमेंटम का मतलब होता है बेटा पी, पी मतलब एम वी। कोई भी चीज जिसका मास एम है वो वी वेलोसिटी से चलेगा तो उसका मोमेंटम पी जो होगा एम वी हो जाएगा। लेकिन अगर वो सर्कुलर घूमेगा तो उसको हम एंगुलर मोमेंटम बोल देंगे। तो एंगुलर, ये बेसिक नॉलेज है। एंगुलर मोमेंटम किसको बोलते हैं? मोमेंटम एम वी को बोलते हैं। एंगल पर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को एम वी आर से हम लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम को जे से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो सेकंड पोस्टुलेट देखो, सेकंड उसने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन is revolved, electron is revolved only those orbit whose orbit angular momentum, whose orbit angular momentum is simple multiple integral of h अपॉन 2 पाई। एक वैल्यू दी उसने h अपॉन 2 पाई। सिंपल मल्टीपल इंटीग्रल मतलब अब जैसे एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उस जगह पे घूमेंगे जहां का ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, ये वर्ड ध्यान देना है बेटा, जहां का ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम मतलब क्या लिख सकते हो? जे से भी लिख सकते हो या इसको एम वी आर से भी लिख सकते हो। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम एन एच अपॉन 2 पाई होगा। एन वापिस है वही, एन ऑर्बिट नंबर, एन ऑर्बिट नंबर। अब जब ऊपर वाला डायग्राम में रिपीट करता हूं तो एंगुलर मोमेंटम देखो क्या आएंगे, पहले वाली पोस्टुलेट को सेकंड पोस्टुलेट से अटैच करना बेटा। सपोज ये मेरे पास छोटा सा न्यूक्लियस है किसी एटम का। न्यूक्लियस के फर्स्ट जो होगा कौन सा शेल होगा बेटा? अब बताओ मुझे कौन सा शेल होगा, क्या नाम होगा इसका? के शेल होगा ना। और दूसरे वाला कौन सा होगा बेटा? एल एल शेल होगा या एल ऑर्बिट होगा। तीसरे वाला कौन सा होगा? एन शेल, एम शेल है ना, एम शेल। फोर्थ वाला कौन सा होगा? ऐसे बता सकते हैं ना, एन शेल, एन शेल। तो जो के शेल होगा, के शेल के लिए एन की वैल्यू कितनी आएगी? ऊपर पढ़ चुके हैं हम। के के लिए ऑर्बिट नंबर कौन सा होगा? एम नहीं, ऑर्बिट नंबर कौन सा होगा? के शेल। अरे नहीं नहीं बेटा, के शेल पहला नंबर ऑर्बिट। के शेल के लिए अभी ऊपर तो पढ़ा, के शेल के लिए एन की वैल्यू 1 होगी। एल शेल के लिए एन की वैल्यू कितनी होगी? 2। एल शेल के लिए एन का वैल्यू 2। एन एम शेल के लिए के एल एम एन एन का वैल्यू 3। और अगर एन शेल है तो कितनी वैल्यू आएगी? 4। और ऐसे जहां पर एटम खत्म हो जाएगा उस शेल को कौन सा बोलोगे? कौन सा शेल बोलोगे? इन्फिनिटी शेल। इन्फिनिटी शेल के लिए एन का वैल्यू क्या होगा? इन्फिनिटी, इन्फिनाइट। क्लियर? अब जो के शेल है उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा बेटा? एंगुलर मोमेंटम देखो, जे एम वी आर। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, क्या फार्मूला है ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम का? एन एच अपॉन 2 पाई। तो के शेल के लिए ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी के शेल के लिए? फर्स्ट शेल के लिए 1। तो क्या वैल्यू दोगे एंगुलर मोमेंटम की? ऑर्बिट h अपॉन 2 पाई। यस बेटा, आप तो जो नंबर है वो लिखते जाओ, 1 एच अपॉन 2 पाई। सेकंड वाले का बताओ बेटा, सेकंड वाले का यही प्रॉब्लम आएंगी आपकी। एल शेल के लिए 2 एच अपॉन 2 पाई। एम शेल के लिए कितना आएगा? एम शेल के लिए 3h 3h अपॉन 2 पाई। एन वाले के लिए कितना आएगा? 4h अपॉन 2 पाई। तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन उसी जगह घूमेगा जहां फिक्स एंगुलर मोमेंटम आएंगे। जो वैल्यू रिपीट होती है ऐसे फिक्स फॉर्म में रिपीट होती है, 1 2 3 4 ऐसे रिपीट होती है। तो इसका मतलब जैसे ऐसा, ये बिल्कुल वैसी चीज है जैसा आप देखते हो आपकी क्लासरूम में, जब आप बैठते हो क्लासरूम के अंदर एग्जाम अपने स्कूल में, तो आगे एक मेज होता है, टेबल होती है जिस पर बैग रखते हो, फिर एक बैठने वाली मेज होती है, फिर आप बैग रखते हो, फिर बैठने वाली होती है, मेज रखते हो, बैठने वाली होती है। तो इस टाइप से एक जो होती है कंसिस्टेंसी चलती है। ऐसे ही यहाँ कंसिस्टेंसी चल रही है कि हर जगह नहीं होगा इलेक्ट्रॉन, बीच में खाली जगह रहेगी।
इस जगह पे होगी जिसका एंगुलर मोमेंटम मैथमेटिकल वैल्यू 1h/2 होगा, या 2h/2 होगा, 3h/2 होगा, 4h/2 होगा। इस बात को बोलते हैं जहां रेगुलरिटी मिलती है। इसका मतलब जो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज है और कंटिन्यूअस है। तो इस चीज को मतलब इस फिक्स है और कंटिन्यूअस है, इस चीज को साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं क्वांटाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? क्वांटाइजेशन। तो क्या बोलोगे, कौन कौन क्वांटाइज्ड हो रहा है? एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम आर क्वांटाइज्ड। इसको बोलते हैं क्वांटाइज्ड, एक रेगुलर मैनर में है। तो अब मैं आपसे अभी दो पोस्टुलेट पे बात करते हैं अपने। मैं आपसे एक प्रॉब्लम पूछता हूं। प्रॉब्लम है, व्हाट इज द डिफरेंस वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम in L and N shell of one electron system? What is the difference value of orbit momentum or orbit angular momentum कर दो, orbit angular momentum in L shell and N shell of one electron system? तो बेटा देखो क्या आएगा, कैसे सोल्व करोगे आप? L shell minus N shell. तो देखो ये न्यूक्लियस आप लेना चाहते हो, ये के है, ये नहीं लेना चाहते, एल लेना चाहते हो, ये एम है, ये नहीं लेना चाहते, एन लेना चाहते हो। तो आप जो सिलेक्ट करोगे एल और एन करोगे। तो एल के लिए एन की वैल्यू कितनी होगी, बोलो बेटा? एल के लिए एन का So वैल्यू 2. 2। तो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा? ए की वैल्यू कितनी आएगी? 2h/2 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 एंगुलर मोमेंटम को जे से लिख सकते हैं। अब आ जाओ बेटा एन वाले पे। एन जो एन शेल है, एन शेल के लिए एन की वैल्यू कितनी होगी? 4. इसके लिए एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा? 4h/2 अब इन दोनों का हमको डिफरेंस निकालना है। इन दोनों के बीच जो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम है उसका डिफरेंस निकालना है, डेल्टा जे निकालना है एन और एल के बीच। तो 4h/2 और माइनस 2h/2। तो 4h/2 में से 2h/2 जाएगा तो कितना रह जाएगा? 2h/2 भाई h/2 तो कांस्टेंट वैल्यू ले लो ना। h/2 यहाँ भी है, h/2 यहाँ भी है, तो कॉमन आ गया और 4 में से 2 माइनस कर दिया। तो क्या आंसर दे दोगे? 2h/2. क्लियर बेटा? चलूं आगे? Okay sir. Yes, sir. Yes नेक्स्ट sir. नेक्स्ट देखो फिर पोस्टुलेट थर्ड। उसने ये बोला कि फिर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पॉजिटिव है। तो थर्ड पोस्टुलेट उसने इसके लिए दिया। उसने क्या बोला? फॉर बैलेंसिंग ऑफ, अब बेटा म्यूट कर लो एक बार, जब मैं पूछूं तभी ओपन किया करो, एक बार म्यूट कर लो। फॉर बैलेंसिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, for balancing of an electron in an orbit, force of या coulombic force of attraction is equal to the centrifugal force of that electron। देखो ये क्या चीज कहना चाहता है, दो फिजिक्स की प्रॉपर्टी है। अभी 11th में हो तो आगे फिजिक्स पढ़ोगे काफी तो आ जाएंगी। देखो इसमें दो चीजें हैं, पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं। एक होता है फोर्स ऑफ कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैसे फिजिक्स में पढ़ा होता तो इजी हो जाता, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा समझा देता हूं। कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नॉलेज के लिए देख लो, नॉलेज क्लाउड।
कूलाम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है बेटा, जैसे दो चार्ज है मान लो, एक ये चार्ज है एक ये चार्ज है, और इनके बीच r डिस्टेंस है, ये चार्ज सपोज q1 है, ये चार्ज सपोज q2 है, तो कूलाम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो फोर्स होता है वो होता है k इन दोनों चार्ज के मल्टीप्लाई के बराबर, k कांस्टेंट होता है q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, k कांस्टेंट है, k एक कांस्टेंट वैल्यू है, अलग अलग चार्ज के लिए अलग अलग आएगा, r दोनों के बीच का डिस्टेंस है, q1 पहले का चार्ज, q2 दूसरे का चार्ज, फिजिक्स में पढ़ोगे आप कूलाम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। एक चीज तो ये हो, एक दूसरा फोर्स दिया है मैंने आपको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कोई भी चीज अगर सर्कुलर घूमती है तो सेंटर के पॉइंट पर, जैसे कोई भी सेंटर से ऐसे घूमेगा कोई चीज, कोई भी पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल सेंटर पॉइंट पे ऐसे घूमेगा, तो r डिस्टेंस पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, मास इसका m होता है, वेलोसिटी v होती है, ये याद करना, फिजिक्स में आप डेरिवेशन भी करोगे, mv स्क्वायर अपॉन r, mv स्क्वायर अपॉन r। एक बार रिपीट कर दो, कूलाम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होता है बेटा, फिजिक्स वाले पॉइंट है, Q1 into Q2 upon R square। k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, अभी याद करना है आपको, फिजिक्स में आ जाएगा। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है, याद रखना है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। m क्या है यहाँ पर, m मास है, v क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी, अभी सारे लिखवा भी दूंगा, और r क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है, हाँ रेडियस है। तो m क्या है यहाँ पर, मास ऑफ जो भी चीज घूमेगी, जैसे इलेक्ट्रॉन घूमेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v क्या चीज होगी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड r क्या होगा, डिस्टेंस, टेंस कह दो, रेडियस कह दो, फ्रॉम न्यूक्लियस, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर पॉइंट। अब केमिस्ट्री पर आते हैं, तो केमिस्ट्री में देखो, केमिस्ट्री में सपोज ये बेटा न्यूक्लियस है आपका, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन का भी, जैसे मैंने बताया था, सपोज एक प्रोटॉन का चार्ज है, मैं एज्यूम कर लेता हूं, लिखवा देता हूं, बिल्कुल बेसिक है आपका, इसलिए सपोज चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन इज E, चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन कितना है, E, एंड चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज आल्सो E। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो बराबर होता है ना मैग्नीट्यूड में, सिर्फ साइन अपोजिट होता है। सपोज चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन इज E एंड चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज आल्सो E, इलेक्ट्रॉन पूरा लिख दो, एज्यूम कर लिया मैंने। तो अब सपोज ये मेरे पास न्यूक्लियस है बेटा, अब जरा न्यूक्लियस में भी देखो, एक प्रोटॉन होगा तो कितना चार्ज आएगा, ये सपोज Q1 ले लेते हैं, Q1 चार्ज निकाल रहे हैं पॉजिटिव वाला, एक ये पॉजिटिव पॉइंट सपोज नेगेटिव पॉइंट था, एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा, बोलो बेटा, E तो होगा। सपोज चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन E ले रहे हो आप, P का मतलब मैं प्रोटॉन ले रहा हूं, एक प्रोटॉन का चार्ज E है, और इफ न्यूक्लियस कंटेन Z प्रोटॉन, सपोज न्यूक्लियस में Z प्रोटॉन है, तो बताओ न्यूक्लियस में चार्ज कितना होगा, एक का चार्ज 1E, 2 का 2E, 3 का 3E, Z प्रोटॉन है तो कितना चार्ज आएगा बेटा, ZE। कोई डाउट किसी को, क्लियर। अब यहां से न्यूक्लियस से R डिस्टेंस पर सपोज कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कुलर घूम रहा है, हम पूरा नहीं बनाते, इतना बना देते हैं, R डिस्टेंस पर एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ये एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी E है, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये सपोज यहां वाला चार्ज, ये वाला Q1 ले लिया था, ये चार्ज Q2 ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास m है। अब आप इसके दो फोर्स अप्लाई करो, अगर मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखूं, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अट्रैक्शन लगेगा, न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो ये सपोज बोल देते हैं FA का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किस किस के बीच अट्रैक्शन है बेटा, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन हमेशा सेंटर पॉइंट पर अपना ऐसे सर्कुलर घूमेगा, तो सेंटर पॉइंट पे अपना एक फोर्स डालेगा, सेंटर वाले फोर्स को हम बोल देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, FC। तो FC को क्या बोल रहे हैं हम, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये किस जगह पे बैलेंस हो रहे हैं, सपोज R डिस्टेंस पे बैलेंस हो रहे हैं, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं।
कभी भी आप देखो, जब आप सड़क पर बाइक चलाते हो तो बाइक अगर सड़क पर कहीं मोड़ आता है तो सड़क टिल्ट होती है वहां पर, और बाइक भी हमारी टिल्ट हो जाती है। बिकॉज टिल्ट होने का रीजन होता है कि वो अपना बैलेंस बनाने के लिए सेंटर पॉइंट पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डालती है, जो नीचे जितना उसका फ्रिक्शन लग रहा होता है, वो आप, क्योंकि फिजिक्स का पॉइंट है, फ्रिक्शन लग रहा होता है, उसको बैलेंस करता है। चलो छोड़ो, अब मैं आपको क्या फिजिक्स में नहीं, एक नॉर्मल लैंग्वेज में बताता हूँ। कभी आप क्या करो, एक पेंसिल जितनी डंडी पकड़ो, और पेंसिल के आगे वाली नोक पे धागे से एक छोटा सा चौक बांध दो आप, और उस पेंसिल को तेजी से घुमाओ तो चौक सर्कुलर घूमेगा बेटा? घूमेगा कि नहीं घूमेगा सर्कुल? Yes, बोलते sir. जाओ। और आप अब क्या है कि पेंसिल को घुमाना बंद कर दो, लेकिन थोड़ी देर तक चौक जो होगा अपने सर्कुलर पाथ पर घूमता रहेगा, थोड़ी देर तक, जब तक उसकी सेंटर पॉइंट पर बैलेंसिंग बनी रहेगी। तो कोई चीज अपनी जगह बैलेंस कब होती है? जब ये दो फोर्स जो होते हैं, जो अट्रैक्शन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होते हैं, वो उसको बैलेंस करते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन भी क्या है कि अपने ऑर्बिट में घूमता रहेगा, वो न्यूक्लियस में अट्रैक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसने क्या रीजन दिया, क्या पोस्टुलेट दिया? अब ये बात देखो आप, फॉर बैलेंसिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू, किसके बता रहा है बेटा? वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन। दैट इलेक्ट्रॉन है, तो हम देखो क्या बना सकते हैं पोस्टुलेट। देखो अब इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए ये लिख सकते हैं ना, हम क्या लिख सकते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या आएगा? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है बेटा? बोलो जरा, ये बार बार बोलोगे तब याद होंगे फार्मूले। MV square square में आर। mv स्क्वायर अपॉन में आर। अब K1 और K2 की वैल्यू रख देते हैं बेटा। K1 की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है? देखो डायग्राम में, K1 का मतलब न्यूक्लियस का चार्ज। K1 का वैल्यू कितना है? ये देखो ये वाला, ये Q1 का चार्ज कितना आ रहा है? Ze। और Q2 का चार्ज कितना आ रहा है? देखो Q2, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन के एप्लीकेबल है 1v। तो क्या लिख सकता हूं? K Q1 की जगह क्या लिख सकते हो बेटा? Ze। Q2 की जगह क्या लिख सकते हो? E अपॉन आर स्क्वायर। इधर लिख सकते हो आप mv स्क्वायर अपॉन आर। तो ओवरऑल सोल्व करोगे तो क्या लिख सकते हो? के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो के जेड ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप? अपॉन आर इज इक्वल टू mv स्क्वायर। ये रिलेशन आ गया आपको। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू कूलम्बिक फोर्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा के ई जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू mv। पहले तो ये याद रखना, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट में फिर आप कैंसिल करोगे, आर का वैल्यू कैंसिल करोगे, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू mv स्क्वायर। तो ये आपका एक रिलेशन आ जाएगा इन दोनों से, याद रखना है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। और चाहो तो आप यही ऊपर वाला याद कर लो, आपको याद क्या रखना है? ये वाला, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू, बाद में कैंसिल करते रहेंगे, mv स्क्वायर अपॉन आर। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो यहां पर जो जो चीजें आ गई हैं बेटा वो क्लियर होनी चाहिए। m क्या है यहां पर? m ऊपर क्लियर हो गया। मास। किसका मास? किसका मास लिखो? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का। मास। v क्या चीज है बेटा? v वेलोसिटी। 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 किसकी वेलोसिटी? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन। r क्या चीज है? r डिस्टेंस। हाँ, इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस, न्यूक्लियस। z क्या चीज है? z here z क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नो, Number of नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नो, चार्ज। प्रोटॉन। नंबर ऑफ चार्ज। नो बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन। z क्या बोलोगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन। और नंबर ऑफ प्रोटॉन ही एटॉमिक नंबर होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन ही क्या होता है? atomic number. आप एटॉमिक नंबर बोल सकते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर। चार्ज क्या होगा? चार्ज ई होगा। ई क्या है? चार्ज। ई चार्ज है, चाहे इलेक्ट्रॉन का हो प्रोटॉन का हो, बराबर होता है। क्लियर? थर्ड पोस्टुलेट्स क्लियर हो गया। थर्ड पोस्टुलेट्स में बैलेंसिंग किसके बेस पर होती है बेटा? बैलेंसिंग जो होती है वो किससे होती है? बैलेंसिंग एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी बैलेंसिंग उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल। थर्ड पोस्टुलेट्स करना आपने। फिर उसने दिया फोर्थ पोस्टुलेट्स। फिर उसने क्या बोला? देखो फोर्थ पोस्टुलेट उसने क्या बोला कि जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमता है तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है, तो ना एनर्जी इमिट करता है ना एब्जॉर्ब करता है। फिर
एमिट और एब्जॉर्ब कब करेगा? जब वो अपने ऑर्बिट को जंप करेगा नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। तो उसने क्या बोला, पहले लिख देता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं मैं। उसने क्या बोला, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व in its orbit, then its energy remain constant and it does not evolve or absorb energy। कहता है जब अपने ऑर्बिट में रहेगा तो एनर्जी फिक्स रहेगी, उसकी एंगुलर मोमेंटम फिक्स रहेगा, न्यूक्लियस से डिस्टेंस फिक्स रहेगा। तो फिर एनर्जी एब्जॉर्ब इमिट कब करेगा? तो वो कहा जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी, then absorb energy, then absorbs energy। कब? जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी, then absorb energy and lower energy and higher energy ऑर्बिट्स की बात कर रहे हैं हम। and if it jumps from and if it jumps from higher energy orbit to lower energy orbit, then it emit energy, emits energy। तो वो क्या कहना चाहता है, देखो बेटा, वो ये कहना चाहता है कि सपोज आपके पास, आपने बोहर थ्योरी पढ़ा। अब ये बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग सपोज ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के सराउंडिंग ये कोई ऑर्बिट है, यहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। जब ये अपने इस पाथ पर घूमता रहेगा यहां, तब इसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, फिक्स एनर्जी रहेगी, नो एमिट और नो एब्जॉर्ब। लेकिन जैसे देखो न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस है, सपोज ये एक ऑर्बिट है, ये सपोज लोअर एनर्जी ऑर्बिट है, एन लोअर, इसकी एनर्जी लोअर है, ई एल एनर्जी है, सपोज एल का मतलब लोअर एनर्जी। और ये एक ऑर्बिट है, इसकी एनर्जी न्यूक्लियस से दूर है, इसकी एनर्जी है हायर, तो ये एन हायर है। तो अब एक चीज देखो, अगर इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में घूमता रहता तब तो कोई एनर्जी चेंज नहीं आएगा। लेकिन अब मान लो लोअर एनर्जी में यहां पर है और यहां से कोई एनर्जी आई, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, ये एनर्जी एब्जॉर्ब की। जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ये यहां से ऊपर चला जाएगा, हायर में चला जाएगा। तो जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ये क्या करेगा, लोअर से हायर में चला जाएगा। और अगर ये एनर्जी इमिट करता है, यहां पहुंच गया, सपोज यहां से वापस आ रहा है, अब अगर ये यहां से वापस इधर आया तो अपनी एनर्जी वापस बाहर निकाल देगा। इसको बोलते हैं एनर्जी इमिट, एनर्जी इमिट। तो कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी जंप करेगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जाएगा, एनर्जी ज्यादा मिल गई तो लोअर से हायर में चला जाएगा, और हायर से लोअर में जंप करेगा तो फिर वो एनर्जी को इमिट करेगा, बाहर निकालेगा। तो जो एनर्जी इमिशन है, सपोज एनर्जी इमिशन देखते हैं, एनर्जी निकल रहा है, वो इन दोनों ऑर्बिट की एनर्जी के डिफरेंस के बीच होगा। एनर्जी इमिशन इज इक्वल टू डेल्टा ई इज इक्वल टू ई हायर माइनस ई लोअर होगा। डेल्टा ई इज इक्वल टू ई हायर माइनस ई लोअर। तो डेल्टा ई क्या चीज है बेटा, यहां पर डेल्टा ई क्या बोलोगे? डेल्टा ई का मतलब होगा डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ टू ऑर्बिट, डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ टू ऑर्बिट। ई एच का मतलब क्या होगा, एनर्जी ऑफ हायर हायर ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट।
ई एल का मतलब क्या होगा बेटा? ई एल Energy of lower Energy orbit. of lower orbit. एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट। तो एनर्जी डिफरेंस जो होगा डेल्टा ई, ई हायर माइनस ई लोअर होगा। तो अल्टीमेटली उसने कुछ पोस्टुलेट्स दी, टोटल 4 पोस्टुलेट्स बोल सकते हैं। पहला क्या दिया था कि जो भी न्यूक्लियस के सराउंडिंग कुछ फिक्स एनर्जी के ऑर्बिट होते हैं, स्टेशनरी फिक्स, जिनके नाम के एल एम एन होते हैं, एन की वैल्यू 1 2 3 4 होती है। जहां पर ये इलेक्ट्रॉन मिलते हैं उन ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम बड़ा फिक्स रहता है, और वो उसका ऑर्बिट नंबर का सिंपल मल्टीपल होता है h/2π। जब नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में बैलेंस कैसे रहता है, कैसे घूमता रहता है, ना एनर्जी इमिट करता है ना एब्जॉर्ब, क्योंकि उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके अट्रैक्शन फोर्स से बैलेंस रहता है। और फोर्स जब अपने ऑर्बिट में वो घूमता रहता है तो एनर्जी को इमिट करता है ना एब्जॉर्ब करता है। लेकिन अब अगर वो एक ऑर्बिट से दूसरे में जंप करेगा, लोअर से हायर में जाएगा, तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जाएगा, और एनर्जी इमिट होगी तो फिर हायर से लोअर में आएगा, और वो उसके एनर्जी डिफरेंस के बराबर आएगा। क्लियर? ये उसने ये चीज बताई। अब क्या आती है? एप्लीकेशंस। ओ बोहर थ्योरी पढ़ क्यों रहे हैं भाई? बोहर थ्योरी का ये एप्लीकेशन में बात आएगी, एप्लीकेशन ऑफ बोहर थ्योरी। तो पढ़ क्यों रहे हैं? इससे हम क्या कर सकते हैं कि इट इज एप्लीकेबल टू कैलकुलेट फॉलोइंग थिंग्स इन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम एप्लीकेबल सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। क्या क्या निकाल सकते हो? हम कह सकते हैं रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट मतलब इतना इंटरेस्टिंग है कि आप ये पता कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस पे है। डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, ये पता कर सकते हो बेटा आप। दूसरा क्या पता कर सकते हो आप? सेकंड, इससे आप वेलोसिटी, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बोहर ऑर्बिट में, उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन बोहर्स ऑर्बिट। जो आप रेडियस करते हो उसको आर एन से लिख दो, वेलोसिटी कहते हो वी एन से लिख दो, वेलोसिटी निकाल सकते हो वी एन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन बोहर्स ऑर्बिट। तीसरा क्या निकाल सकते हो? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन बोहर्स ऑर्बिट। और साथ में कई चीजें और हैं वो भी निकाल सकते हैं, बट बेसिकली हम 3 चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं: रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन बोहर ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन बोहर ऑर्बिट। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? 1 बाय 1 लेते हैं अब हम। सपोज पहला केस है, आप कैलकुलेशन करना चाहते हो। केस फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट। तो रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट जो आएगी वो आर आएगा, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4π² एम के जेड ई स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन बेटा याद करने हैं आपने, लिख लिख के। आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर, अभी डिराइव भी कराऊंगा। आर इज इक्वल टू, पहले याद कर लो पहले चीजें, क्योंकि काम तो यही आनी है। आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4π² एम के जेड ई स्क्वायर। या कैलकुलेशन करनी है तो आर इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर ऑफ जेड एंगस्ट्रॉम। कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो ये वैल्यू यूज करनी है, 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। कैसे डिराइव करोगे? ध्यान दो, ये ऊपर वाले फार्मूले बेटा याद करने, डेरिवेशन। आप क्या करो, बोहर पोस्टुलेट्स यूज करो, और 2 बोहर पोस्टुलेट में वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल करके कंपेयर कर दो। डेरिवेशन में क्या हिंट ध्यान रखना है? टेक्स वी स्क्वायर फ्रॉम 2 Bohr's theory, 2 Bohr's orbit and compare.
ये हिंट ध्यान रखना। आपने जो बोहर थ्योरी की है उन बोहर थ्योरी में वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो। टेक्स वी स्क्वायर फ्रॉम टू बोहर्स ऑर्बिट पोस्टुलेट, या बोहर्स पोस्टुलेट ही लिख दो ना, पोस्टुलेट्स एंड कंपेयर देम। तो एक पोस्टुलेट बेटा आपने एंगुलर मोमेंटम वाला पढ़ा था, तो एंगुलर मोमेंटम वाला क्या था? सिंस एंगुलर मोमेंटम एम वी आर कितना होता है? क्या पोस्टुलेट पढ़ा था? एंगुलर मोमेंटम मतलब एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई रहेगा। तो बेटा v की वैल्यू कितनी आएगी? एन एच अपॉन टू पाई एम आर। सुन रहे हो बेटा? मेरी आवाज आ रही है? कोई रिप्लाई नहीं आ रहा किसी का? आ रही है ना बात? हाँ। यस सर Yes, तो पहला हाँ पोस्टुलेट्स देखो, पहला पोस्टुलेट जो भी पोस्टुलेट्स था, एक एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई था जिसमें v था, तो v इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई एम आर। हमें क्या निकालना है? देखो बेटा ऊपर क्या हिंट दिया है मैंने, किसकी निकालनी है वैल्यू? v स्क्वायर की। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, बोथ साइड स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो बेटा क्या बन जाएगा? v का स्क्वायर, इधर क्या बन जाएगा? n का स्क्वायर, h का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर, m का स्क्वायर, r का स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट बना दो इधर से। और एक दूसरी पोस्टुलेट्स लो। दूसरी पोस्टुलेट्स क्या थी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाली, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो था आपका वो के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल था। एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू, यहां से भी वी स्क्वायर की वैल्यू निकालो। देखो आर से आर कैंसिल, वी स्क्वायर की वैल्यू यहां से डायरेक्ट ही आ जाएगी। वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम। वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन। इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों से वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी। अब कंपेयर कर दो, क्योंकि जो इधर से वी स्क्वायर आएगा वही उधर से आएगा, वेलोसिटी तो सेम ही है। तो ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयरिंग करोगे तो ये आ जाएगा आपका के जेड ई। हाँ बोलो सर, आपने एम के बगल में आर नहीं लिखा, के अच्छा, जेड एक आर रह गया। ठीक है ठीक है, एक आर रह गया। तो ये वाला देखो, पहले 2 ले लेता हूं फिर 1 ले लेता हूं। तो पहले 2 लूंगा तो क्या आएगा? के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम आर इज इक्वल टू, इधर वाला क्या आ जाएगा? एन स्क्वायर एच स्क्वायर स्क्वायर बाय 4 पाई 4 स्क्वायर पाई एम स्क्वायर स्क्वायर आर स्क्वायर। जो कैंसिल होता है बेटा कैंसिल कर दो। एम कैंसिल हो गया एक, आर कैंसिल हो गया एक, ये वाला आर इस साइड ले जाओ, दूसरी साइड यहां लिख देता हूं। आर ले जाऊंगा इधर तो क्या आ जाएगा? देखो आर इज इक्वल टू, आर उधर ले जाऊंगा तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, एक एम आ गया, के जेड ई स्क्वायर। यही स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। तो आपको ये डेरिवेशन करना है, बहुत इजी डेरिवेशन है, कोई मुश्किल नहीं है। फिजिक्स में भी काम आएगा, केमिस्ट्री में भी आएगा। तो क्या है कि दोनों साइड जो पोस्टुलेट्स हैं उन दोनों में वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के कंपेयर कर दो, दोनों साइड आर की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? अब आर की वैल्यू आ जाएगी तो आर कितना आया? देखो आपके पास आर का एक्सप्रेशन आ गया, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो अब ये है क्या चीज? सब देखो, एन इज इक्वल टू क्या होगा? यहां पर नोट करो, एन इज इक्वल टू क्या है बेटा? ऑर्बिट नंबर। एन क्या चीज है? ऑर्बिट नंबर। एच है, अभी एक थ्योरी पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि ये थ्योरी प्लैंक की थ्योरी पर बेस्ड थी। तो ये है प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है अप्रोक्सीमेट 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड लोगे। क्वेश्चंस में गिवन होती है ज्यादातर, लेकिन ध्यान रहे आपको। तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड प्लैंक कांस्टेंट। पाई आपको पता ही है, पाई एम क्या है? एम है मास ऑफ, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ये लिखोगे आप, देखो ये आपका जूल में इतना आएगा, और अगर आप सीजीएस में निकालोगे तो 6.6 इंटू 10⁻34 है, तो 7 कम कर दो, -27। ये अर्ग सेकंड आ जाएगा। एनर्जी जो होती है उसका छोटा यूनिट फिर एक अर्ग भी होता है, अर्ग सेकंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा?
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ाया था फर्स्ट क्लास में 9.1 इंटू 10⁻⁴ नेग्लिजिबल होता है, लेकिन होता कितना है -31 kg। -31। और सीजीएस में करोगे तो कितना आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻20 कितना आ जाएगा 28 ग्राम, 28 ग्राम। तो सीजीएस वाले यूनिट यूज करते जाओ, इसमें वैल्यू पुट करना आप सीजीएस वाले। तो क्योंकि हमें छोटा इलेक्ट्रो मास जो है ये रेडियस बहुत छोटा है तो छोटे यूनिट चाहिए। एम के बाद देखो के की वैल्यू जो है 3 इंटू 10⁻⁹ होती है सीजीएस में, और आपको ये मत यूज करो, ये इन एमकेएस है, आप इसको सीजीएस में यूनिट करो, और 1 होती है सीजीएस में, तो इसलिए हम करें हमारी कैलकुलेशन ज्यादा इजी आएगी। सीजीएस में तो 1 यूज कर लेंगे के का वैल्यू। जेड क्या बताया था बेटा, जेड देखो, जेड हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटोन, या इसको क्या बोलोगे एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटोन को ये एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ई क्या चीज है, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम। लेकिन हर किसी का छोटा यूनिट करते जा रहे हो तो इसका ईएसयू यूनिट इसका भी दोगे बेटा। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इतने कूलाम होता है, ईएसयू बताया था लास्ट क्लास में 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ईएसयू, तो ये यूनिट यूज कर लेना। अब जिन पे टिक किया है ये सारे डेटा यूज करोगे तो आर की कैलकुलेशन आ जाएगी 0.529 इंटू 10⁻⁻8 n स्क्वायर अपॉन z सेंटीमीटर में, ये आंसर सेंटीमीटर में आएगा। लेकिन 10⁻⁻8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रोम होता है, तो और छोटा यूनिट हम करेंगे तो 10⁻8 सेंटीमीटर भी हटा दो, और आपने जो स्टार्टिंग में मैंने 2 फार्मूले बताए थे वो फार्मूले आ जाएंगे। तो R इज इक्वल टू आ जाएगा 0.529 n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रोम। R is equal to 0.529 n square upon z. That's why I am telling you, you have to learn these two formula. पहला एक्सप्रेशन R is equal to क्या एक्सप्रेशन, n का स्क्वायर h का स्क्वायर, बार बार लिख लिख के याद करना, हो जाएगा n का स्क्वायर h का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m के z स्क्वायर, फर्स्ट एक्सप्रेशन। और वैल्यू वाला चाहिए तो इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर अपॉन z। आपको ये दोनों मस्ट याद करने हैं, 0.529 n स्क्वायर अपॉन z। इससे क्या बना सकते हो आप, रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो बेटा। कैसे रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे मैं प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट लिख रहा हूं, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो सबसे पहले देखो हाइड्रोजन एटम है आपके पास, सॉल्यूशन ऐसे निकालोगे आप, सॉल्यूशन के लिए क्या देखोगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है तो बेटा जेड की वैल्यू देख लो, जेड की वैल्यू कितनी आ रही है, जेड का वैल्यू, हाइड्रोजन मतलब एटॉमिक नंबर कितना होता है हाइड्रोजन का, बोल 1। और फर्स्ट ऑर्बिट है तो एन की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 1। फर्स्ट ऑर्बिट एन की वैल्यू 1। फार्मूला क्या है आर, हाइड्रोजन के लिए आर निकालेंगे, मतलब हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन ऐसे लिख सकते हो R1, 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन का। फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा वैल्यू 0.529, एक फिक्स वैल्यू, एन स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, और जेड की वैल्यू भी 1 एंगस्ट्रोम, तो कितना वैल्यू आ गया बेटा फिक्स, ये 0.529 एंगस्ट्रोम। तो हम 529 एंगस्ट्रोम को हमेशा इसको क्या लिख देंगे, ए नोट लिख देंगे, रिप्रेजेंट कर लेंगे। जहां भी ए नोट लिखा हो, ए नोट का मतलब है दिस रिप्रेजेंट्स द वैल्यू, तो ये होगी 0.529, उसको एक नोट कांस्टेंट बोल दिया, इसको हमने सर इसको कांस्टेंट बोल दिया हमने, ए नोट। हाँ बोलो सर आर के बाद बता दीजिए एक बार। आर के बाद तो फार्मूला ही पुट किया है बेटा मैंने, आर फर्स्ट लिखा है तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, किसका ऑर्बिट, वो एलिमेंट लिख दिया R1H, रिप्रेजेंटेशन कर दिया मैंने,
अच्छा Clear? ओके सर ओके है ना। और इस R1H का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन कितनी वैल्यू आएगी बेटा? 0.529 0.529 इंटू एंगस्ट्रॉम। 1। हाँ हाँ, मतलब 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये कांस्टेंट वैल्यू है, इस कांस्टेंट को हम ए नोट से रिप्रेजेंट कर लेंगे। जहां भी ओके ए नोट लिखा होगा तो ए नोट किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए नोट रिप्रेजेंट द रेडियस ऑफ फर्स्ट, हाइड्रोजन हाँ, फर्स्ट रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल फर्स्ट, ऑफ हाइड्रोजन एटम। यस, हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्वेश्चन में कहीं भी ए नोट लिखा हुआ देखो आप, तो समझ लेना कि वो जो रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम। एटम। क्लियर? ओके सर क्लियर। देखो अब जैसे मैं एक प्रॉब्लम देता हूं आपको, एक और। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ calculate the radius of L shell of He positive ion. Calculate the radius of L shell of positive ion, first in value और second in term of A नोट। दोनों क्लियर हो जाएंगे इससे हमारे, वैल्यू एंड इन टर्म ऑफ ए नोट। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? फार्मूला यूज करेंगे हम। देखो सबसे पहले जो डेटा है वो करो आप क्लियर। आपके पास एटम कौन सा है आपकी बार? आयन कौन सा है? देखो आपका आयन, आयन से बेटा हीलियम। हीलियम आयन के लिए Z की वैल्यू क्या होगी? Z मतलब एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना होता है हीलियम के लिए? 2। बिल्कुल बिल्कुल सही, 2। 2। अब आपको शेल नंबर बताना है। N का मतलब है शेल नंबर। टू। सो 4 कौन सा है आपके पास? देखो 4 एल KLM है ना, 4 L शेल है। एल है हाँ के एल 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 शेल के लिए N का वैल्यू कितना होगा? 2। 2 हो गया। टू। क्लियर? अब देखो R की वैल्यू निकालो, R कैलकुलेट करो तो क्या फार्मूला है? R इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड। एक ये फार्मूला यूज कर सकते हैं फर्स्ट पार्ट में तो, एंगस्ट्रॉम। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? देखो 0.529 एन, एन का वैल्यू कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर। और जेड की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? 0.529 मल्टीप्लाई कर देना 2 से, इतना एंगस्ट्रॉम आ जाएगा बेटा। लेकिन अगर दूसरी टर्म में निकालना है तो फिर फार्मूला ये यूज करो ए नोट की टर्म में। 0.529 को क्या बोलते हैं हम? 0.529 एक कांस्टेंट वैल्यू है। इस कांस्टेंट वैल्यू को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो बेटा आप? दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका ये है, आर इज इक्वल टू ए नोट एन स्क्वायर अपॉन जेड भी लिख सकते हो। ए नोट अपने आप ही कौन सी वैल्यू है ये बेटा? ए नोट यही वाली तो है, फिक्स वैल्यू है वो। ए नोट का मतलब 0.529 है, ऊपर ही देखा था हमने, कैलकुलेट भी किया था फर्स्ट क्वेश्चन में। तो इस टर्म में निकालना है तो आर इज इक्वल टू ए नोट एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो आर इज इक्वल टू ए नोट एन स्क्वायर अपॉन जेड है, तो कितना आ जाएगा? देखो ए नोट एन का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर अपॉन जेड की वैल्यू 2, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 ए नोट आ गया। जिसमें एग्जामिनर पूछे ए नोट की टर्म में पूछे तो 2 ए नोट कह देना, अगर वो वैल्यू पूछे तो ए नोट की वैल्यू दे देना 0.529, 2 ए नोट एंगस्ट्रॉम। क्लियर? कोई डाउट किसी को आर कैलकुलेट करने में? नो सर। चलूं आगे? यस सर। यस सर। तो नेक्स्ट चलते हैं फिर हम। देखो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, अब आप ट्राई करो। सपोज बेटा मैं आपको ये प्रॉब्लम देता हूं, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम and also gives
information about successive या distance between successive orbit on moving nucleus to outside within an atom. Calculate the radius of first, second and third orbit of hydrogen atom and also gives information about distance. मतलब आप न्यूक्लियस से बाहर की साइड जाओगे तो जो ऑर्बिट है उनके बीच का सक्सेसिव डिस्टेंस वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा वो भी बताना है आपने. तो कैलकुलेट करो, देखो बेटा क्या आता है, करो जरा कैलकुलेट. देखो मैं सोल्व करता हूं इसको, आप अपना मैच कर लो फिर. सॉल्यूशन, एटम कौन सा है बेटा? हाइड्रोजन. तो Z की वैल्यू फिक्स हो गई. यस. Z की वैल्यू कितनी आएगी? 1. तो R का फार्मूला हम क्या है, कोई सा भी यूज कर ले, चाहे 5.29 n² Z कर लें एंगस्ट्रोम, या थोड़ा इजी कैलकुलेशन करने के लिए A0 n² Z कर लेते हैं. कोई फर्क तो नहीं है दोनों में. हमें पता है कि A0 का एक फिक्स वैल्यू है, कितना है वो 5.529. अब सपोज एटम को रियलाइज करो आप, हाइड्रोजन एटम को. ये रहा बेटा हमारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के आगे सपोज ये आ गया फर्स्ट ऑर्बिट. तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू कितना होगा बेटा? 1. तो R1 रेडियस निकाल सकता हूं मैं. R1 वैल्यू कितनी आ जाएगी? A0 n² की वैल्यू 1 और Z की वैल्यू 1. तो A0 ही रह जाएगी. यस सर. कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? नो सर. R1 की वैल्यू आ गई हमारे पास, कितनी आ गई बेटा? A0. 1 A0 कह सकते हैं. कितनी आ गई? 1 A0. 1 A0. अब आ जाओ n = 2 पर. n = 2 पर आ जाओ. तो n = 2 होगा तो सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस सपोज R2. फार्मूला होगा A0 n² Z. तो n की वैल्यू देखो 2 का स्क्वायर, और Z की वैल्यू कितनी है 1. तो कितनी वैल्यू आ गई देखो? 4 A0. 4 A0. कितना वैल्यू आ गया? 4 A0. तीसरा शेल भी निकालना है. n = 3. ये सब एंगस्ट्रोम में होगी, ये ध्यान रख लेना आप. 1 A0 एंगस्ट्रोम, 4 A0 एंगस्ट्रोम. थर्ड वाले की निकालो बेटा, देखो थर्ड वाले की R3 9 A0. A0 3 का 9 A0. स्क्वायर. वेरी गुड बेटा, 9 A0. तो फर्स्ट की ऑर्बिट की 1 A0, सेकंड वाले की 4 A0, थर्ड वाले की 9 A0. अब हमें सक्सेसिव डिस्टेंस निकालना है न्यूक्लियस से आउटसाइड. कहां से कहां निकालना है? मतलब इधर से इधर चलना है आपको. तो इधर से यहां चल के ये डिस्टेंस देखते हैं, फिर ये वाली डिस्टेंस देखते हैं, दो सक्सेसिव ऑर्बिट में कितनी आती है, और ये डिस्टेंस देखते हैं. पहले वाली डिस्टेंस तो क्लियर है कि 1 A0 है. यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी आएगी फर्स्ट ऑर्बिट में? 1 A0. फर्स्ट और सेकंड के बीच का डिस्टेंस निकालो, देखो डेल्टा R कितना आएगा बेटा? बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है. ये 1 A0 है और ये 4 A0 है. तो कितना आ जाएगा? वेरी गुड, 4 A0 - 1 A0. तो कितना आ गया बेटा? 3 A0. अब सेकंड और थर्ड में निकालो, फिर देखो थर्ड और सेकंड में 9 A0 में से माइनस करो 4 A0. 9 A0. 5 A0. 9 A0 नहीं आएगी. 9 A0 में 4 A0 भी तो माइनस करना है ना. 5 तो A0. कितना आएगा? 5 5 A0. तो आपने नोट किया, इसीलिए मैंने डिस्टेंस भी बढ़ाया था. देखो यहाँ डिस्टेंस फर्स्ट टाइम कम रखा मैंने, फिर दूसरे टाइम देखो मैंने सेकंड टाइम डिस्टेंस ज्यादा रखा, थर्ड टाइम और ज्यादा रखा. देखो बिकॉज पहला डिस्टेंस कितना आया? 1 A0. दूसरा डिस्टेंस कितना आया आपका? 3 A0. 3 A0. नेक्स्ट डिस्टेंस कितना आया आपका? 5 A0. 5 A0. तो हम क्या कह सकते हैं? ऑन मूविंग
nucleus to outside, nucleus to outside, within atom, within atom, distance between successive orbit. क्या आंसर दोगे? कंपटीशन में आ गया तो डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव ऑर्बिट देना आंसर आपको। क्या दोगे? डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव ऑर्बिट, क्या आंसर दोगे? बताओ बेटा, क्वेश्चन यही मिलेगा एग्जाम में इस तरह का। ऑन मूविंग न्यूक्लियस टू आउटसाइड विद इन एन एटम, डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव ऑर्बिट, डिस्टेंस घट रहा है या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। Increase. तो आंसर क्या टिक करोगे आप? इंक्रीजिंग। इंक्रीज। क्लियर? अगर यही क्वेश्चन ऐसे दे देता, ऑन मूविंग आउटसाइड टू न्यूक्लियस विद इन एन एटम, ऑन मूविंग आउटसाइड टू न्यूक्लियस विद इन एटम, तो आंसर क्या आ जाता सक्सेसिव डिस्टेंस का? आई थिंक नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। क्लियर है? अब मैं थोड़ा और डिफिकल्ट ले जाता हूं क्वेश्चन, कि जब आपको डबल डेकर क्वेश्चन मिले, मतलब कंपटीशन, प्योरली कंपटीशन की तरफ ले जाता हूं, नॉलेज क्लाउड या नोट फॉर डबल स्पीसीज गिवन इन क्वेश्चन। जब आपको डबल स्पीसीज क्वेश्चन में गिवन हो तो कैसे सोल्व करते हैं? देखो एक पॉइंट तो क्लियर है कि किसी का भी आर निकालें तो आर इज इक्वल टू, फार्मूला तो क्लियर है ना, ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड। रेडियस यही आएगा ना बेटा, आर इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड। और ए नॉट क्या रहता है? कोई भी स्पीसीज हो तो वो तो कांस्टेंट रहेगी ना वैल्यू। सो ए नॉट कंपेयर कर सकते हैं, तो ए नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? ए नॉट इज इक्वल टू आर जेड, नहीं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, ए नॉट इज इक्वल टू आर जेड अपॉन एन स्क्वायर। तो ये आप किसी भी स्पीसीज का लाना सेम होगा, तो आर जेड अपॉन एन स्क्वायर फर्स्ट स्पीसीज का इक्वेट कर देना आर जेड अपॉन एन स्क्वायर दूसरी स्पीसीज से, आपका न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा। ये फार्मूला याद रखना। कोई भी स्पीसीज हो उसका ए नोट कांस्टेंट रहेगा, तो एक स्पीसीज का आर जेड अपॉन एन स्क्वायर इज इक्वल टू आर जेड अपॉन एन स्क्वायर दूसरी स्पीसीज का, कंपेयर कर देना। तो आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम ऐसे आएगी आपको, मतलब ऊपर वाले और इसमें फर्क देख रहे हो, इसमें आपको दो स्पीसीज दे रखी होंगी, एक नहीं होगी। जब दो स्पीसीज होंगी तो दो बार ये फार्मूला यूज करना है, एक बार आर जेड अपॉन एन स्क्वायर पहले वाले के लिए, आर जेड अपॉन एन स्क्वायर दूसरे वाले के लिए। कैसे? मैं क्वेश्चन दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। सपोज मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, इफ रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li2 positive ion is x angstrom. If radius of second orbit of Li2 positive ion is x angstrom, then calculate the radius of third orbit of He positive ion. देखो ये डबल डेकर क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि आपको दो एटम की इंफॉर्मेशन है। कैसे पता लग रहा है? दो एटम दिख रहे हैं ना आपको। कितने एटम है आपके पास? दो। कौन कौन से वाले? लिख के देख लो। एक इंफॉर्मेशन किसकी दे रखी है उसने? लिथियम लिथियम की। दूसरी इंफॉर्मेशन किसकी दे रखी है बेटा? हीलियम। एक पहला मान लेते हैं, दूसरा दूसरा। पहला कौन सा है आपका? लिथियम आयन। तो जो लिथियम आयन की इंफॉर्मेशन है शेयर कर लो। लिथियम में तो एटॉमिक नंबर क्लियर है। Z की वैल्यू कितनी होगी लिथियम के लिए बेटा? लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो Z का वैल्यू 3 आ गया। क्लियर? और इफ रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम, तो n की वैल्यू लिथियम के लिए दे रखी है कितनी? क्वेश्चन में पढ़ो, सेकंड ऑर्बिट 2 दे रखा है। और Z ये आ गया, n आ गया, R दे रखा है उसने। रेडियस कितनी बता रखी है उसकी? रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन इज x एंगस्ट्रॉम। क्लियर? लिथियम के बारे में ये इंफॉर्मेशन है। सेकंड स्पीसीज है हमारे पास हीलियम।
He पॉजिटिव आयन, He पॉजिटिव आयन के लिए देखो क्या क्या दे रखा है, Z पता लग गया। हीलियम के लिए Z कितना होगा बेटा, बोलते जाओ। 2 sir 2 टू। ऑर्बिट नंबर कौन सा आया हीलियम के लिए, 3 कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, 3। 3 और R क्या करना है आपको, इसका कैलकुलेट। कैलकुलेट करना है। तो अब डबल डेकर क्वेश्चन आ गया तो कौन सा फार्मूला लगाओगे, क्या बताया था, आर जेड अपॉन एन स्क्वायर, एक का दूसरे के आर अपॉन ये वाला आर जेड अपॉन एन स्क्वायर, एक का दूसरे के आर जेड अपॉन एन स्क्वायर के बराबर होगा। बड़ी इजीली शॉर्टकट में आपका क्वेश्चन शॉर्ट आउट हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, आर जेड अपॉन एन स्क्वायर कौन सी स्पीसीज का, फर्स्ट का, इज इक्वल टू आर जेड अपॉन एन स्क्वायर कौन सी स्पीसीज का बेटा, सेकेंड का। तो फर्स्ट वाले की आर की वैल्यू रखो, कितनी आ रखी है, एक्स। जेड का वैल्यू रखो फर्स्ट वाले का 3, एन की वैल्यू रखो फर्स्ट वाले की, ये रही 2 का स्क्वायर, इज इक्वल टू आर निकालना है आपको सेकंड वाले का। सेकंड वाले का जेड रखो बेटा, कितना आ रहा है 2, एन की वैल्यू कितनी है सेकंड वाले की 3 का स्क्वायर। सोल्व कर दो, आपका क्वेश्चन हो गया, सॉर्ट आउट कर दो, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा 3x अपॉन sir 4 3x upon 4 और 2r upon 9 9। तो 2r अपॉन 9, 9 3 जा 27 हो गया। तो r की वैल्यू चाहिए, तो r इज इक्वल टू 27x अपॉन 4 2 जा 8 इज इक्वल टू r एंगस्ट्रोम आ गया। सो r इज इक्वल टू 27x अपॉन 8 एंगस्ट्रोम। बना लोगे इस तरह के प्रॉब्लम अब? यस सर। Yes, sir. तो ये मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन ऐसा है, और कोई मुश्किल नहीं है। देखो अगर हम सही तरीके से लॉजिकली चलते जाएंगे तो कोई मुश्किल नहीं है कि भाई यहाँ लगाना क्या है, ये देख लो आप। अब अगर आपके पास रेडियस के बाद सेकंड, मैंने बोला था कि इसी से आप किसकी कैलकुलेशन कर सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट। तो ये कैसे निकालोगे आप, आपको आर का एक्सप्रेशन याद है तो ये भी निकल आएगा। कैसे, सिंस हमने पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम कितना होता है बेटा, और MVR नहीं, एमवीआर तो होता है, एमवीआर तो होता है, किसके बराबर होता है, एन एच अपॉन 2 पाई। NH upon 2 pi. तो v की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट, v की वैल्यू क्या आएगी बेटा, v इज NH इक्वल टू upon 2 pi mr. एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो n ओके है, h ओके है, 2 पाई ओके है, m ओके है, r की वैल्यू चाहिए। तो r की वैल्यू तो निकाल चुके ना आप, तो r की वैल्यू एक्सप्रेशन चाहिए, तो एक्सप्रेशन रखो। अगर आप एक्सप्रेशन रखोगे तो सिंस r इज इक्वल टू क्या फार्मूला एक्सप्रेशन किया था मैंने, n का स्क्वायर h का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m के z ई स्क्वायर, n का स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m के z ई स्क्वायर, ये वाली वैल्यू पुट कर दो यहां। तो सो इक्वेशन फर्स्ट, v की वैल्यू निकालो बेटा, क्या आ जाएगी v की वैल्यू, एक्सप्रेशन आ गया अपने आप, कुछ भी नहीं है, एक बस स्टार्ट हो गया तो बस डेरिवेशन करते चले जाओ। v इज इक्वल टू कितना आया आपका, देखो v इज इक्वल टू एन एच, नीचे आ गया 2 पाई m, r की वैल्यू पुट करो बेटा, n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m के z ई स्क्वायर, जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया। तो रह क्या गया हमारे पास, v इज इक्वल टू 2 पाई के z ई स्क्वायर अपॉन एन एच। तो आपके पास v का एक्सप्रेशन आ गया बेटा। तो v का एक्सप्रेशन आपको याद करना है, वेलोसिटी निकालनी है, तो v इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन एन एच, ऐसे कर दो 2 पाई अपॉन एन एच इंटू के जेड ई स्क्वायर।
2 पाई अपॉन एन एच के जेड ई स्केयर, एम इन्वॉल्व नहीं हो रहा है बेटा। अब इसमें भी अगर सारी वैल्यू पुट कर दें हम तो एक मैथमेटिकल वैल्यू आ जाएगी, v इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁴, ये आ जाएगा आपका 6 z अपॉन n सेंटीमीटर पर सेकेंड। 2.18 10⁻⁶ z अपॉन सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर मीटर में ये आएगा 8, ये देखो लास्ट 8 है तो 8 लगा देना। 2.18 10⁻⁸ z अपॉन n सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर में होगा तो 6 आ जाएगा। देखो अब याद करना मुश्किल नहीं है, आपको याद करने के लिए हिंट देता हूं, अभी याद हो जाएगा। देखो अब ये ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग आपने तैयार करना है। यू नीड टू मेक सच टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हाउ कैन वी लर्न द थिंग्स। यू नो व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ आर, रिपीट द एक्सप्रेशन ऑफ आर। व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ आर? n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m के जेड ई स्क्वायर। इसमें काम करो, ये पूरे को उल्टा करके इस पार्ट का हाफ कर लो और m को छोड़ दो। पूरे को उल्टा करके, मैं जो बोल रहा हूं, पूरे को उल्टा करके इस पार्ट का अंडर रूट ले लो। तो इस पार्ट का अंडर रूट लोगे उल्टा करके तो क्या आएगा? देखो 4 पाई स्क्वायर का अंडर रूट क्या आएगा बेटा? 4 पाई स्क्वायर का 2 पाई, और n स्क्वायर h स्क्वायर का अंडर रूट NH पाई अपॉन NH NH, और उल्टा कर रखा है m लेना नहीं है, के जेड ई स्क्वायर, यही तो निकाला है आपने। देखो के जेड ई स्क्वायर है ना, के जेड। पूरे को उल्टा करके जो सर्किल किया है उसका हाफ कर दो, आपका एक्सप्रेशन तैयार है। यही है देखो 2 पाई अपॉन NH इंटू के जेड ई स्क्वायर। अब ये आपकी एबिलिटी होनी चाहिए, हर एक बच्चे की अलग अलग माइंड की एबिलिटी होती है कि वो चीजों को याद कैसे रखता है। और सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो 2.18 इंटू 10⁸ z अपॉन n, क्योंकि z अपॉन n आ रहा है सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर में आ रहा है। आपको पता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी किस चीज की हो सकती है बेटा? मैक्सिमम वेलोसिटी किसका हो सकता है? लाइट का। लाइट का मैक्सिमम वेलोसिटी है बेटा आज तक, और कितना है याद होगा? 3 into 10 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर भी 10⁸ है, वहां भी, वहां 3 है, यहाँ 2.18 है, लेकिन वो मीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर है, ये ध्यान रखना है। v इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁸ z अपॉन n। तो इस टाइप से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, या इसी फार्मूले को एक्चुअली ये वेलोसिटी निकालोगे तो ये हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी। तो v इज इक्वल टू, आप v नोट या हाइड्रोजन वाला यूज कर सकते हो कि उसकी वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। कुछ एग्जांपल कर लेते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज इस एग्जांपल को मैं डायरेक्ट ऐसे ले रहा हूं, दो टाइप में अब कर देते हैं। कैलकुलेट द velocity of electron in first, second and third orbit of hydrogen if we move nucleus to outside, then what will be effect on velocity of electron, and if mass of electron would be double, then what will be effect on velocity of electron। कुछ क्वेश्चंस बना दिए मैंने एक साथ, उनके प्रॉब्लम के आंसर देने हैं आपको। देखो क्या क्वेश्चन किया मैंने, देखो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा क्वेश्चन किया मैंने, इफ वी मूव न्यूक्लियस टू आउटसाइड देन व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कम होगा या ज्यादा होगा। एंड अगर मास हम इलेक्ट्रॉन का डबल कर दें देन क्या इफेक्ट होगा वेलोसिटी पे। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, देखो पहला सॉल्यूशन ढूंढते हैं। सॉल्यूशन,
देखो फर्स्ट सॉल्यूशन ये है कि वेलोसिटी का फार्मूला हमें याद है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁸ z अपॉन n सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। अब हमें किसके लिए निकालना है, देखो पहली चीज ये देखो फॉर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए z का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, हाइड्रोजन के लिए z का वैल्यू वन हो गया, ठीक है। अब 1 हो गया तो एक डायग्राम बनाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी चेक करते हैं। सपोज ये रहा न्यूक्लियस, ये n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट है, n इज इक्वल टू 2 सेकेंड ऑर्बिट है, n इज इक्वल टू 3 थर्ड ऑर्बिट है। यहां वेलोसिटी v1 निकालते हैं, तो v1 देखो कितना आएगा, क्या फार्मूला है देखो आपका 2.18, इसको कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं v0, इजी रहेगा थोड़ा। तो v0 देखो बेटा कितना आ गया, v0 z की वैल्यू कितनी आएगी 1, n की वैल्यू कितना आएगा 1, कितना हो गया 1 v0, फर्स्ट ऑर्बिट में इसकी वेलोसिटी आ गई 1 v0 निकालना है। तो हेयर v0 की वैल्यू क्या है हमको पता है, वो फिक्स कांस्टेंट वैल्यू है 2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, वो वैल्यू फिक्स है। अच्छा v2 निकालो बेटा, दे दो v2 इज इक्वल टू v0, z की वैल्यू 1, n का वैल्यू कितना आएगा देखो, सेकेंड ऑर्बिट है बेटा, n इज इक्वल टू 2 है, z की वैल्यू 1 आ गई 2, तो कितना आ गया देखो v2 वैल्यू कितना आ गया v0 अपॉन 2 का मतलब 0.5 v0 हो गया, 1/2 v0 का मतलब कितना होता है 0.5 v0। आ जाओ तीसरे में बेटा v3 इज इक्वल टू क्या होगा v0, z की वैल्यू 1 लेकिन n की वैल्यू चेंज होगी थर्ड ऑर्बिट में 3, तो 1/3 का मतलब कितना हो गया बेटा 0.33 v0। इसका मतलब एक क्वेश्चन क्लियर हो गया, अगर हम न्यूक्लियस से बाहर की साइड मूव कर रहे हैं बेटा, इधर जा रहे हैं हम, अगर हम न्यूक्लियस से बाहर की साइड जा रहे हैं तो बताओ वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है या घट रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हाँ, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, कम होती रहेगी। तो ऑन मूविंग, या ये कह दो इफ इलेक्ट्रॉन goes too far from nucleus, then its velocity, क्या लिखूं बेटा, decrease will be Decreases. दूसरा क्वेश्चन और दिया था मैंने, अब मैं इलेक्ट्रॉन का मास डबल कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा देखो, तो फार्मूला देखो, अब एक्सप्रेशन पे जाना पड़ेगा आपको, एक्सप्रेशन, तो वी नो दैट सेकंड पार्ट v इज इक्वल टू, अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूं तो क्या एक्सप्रेशन लिखा था हमने, मैंने कहा था ना उसको उल्टा करके याद करना, तो क्या आया था 2 पाई अपॉन NH KZ स्क्वायर आया था, v इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन NH इंटू KZ स्क्वायर, तो m है ही नहीं देखो एक्सप्रेशन में, m है ही नहीं, तो अगर m है ही नहीं तो उसका इफेक्ट ही कुछ नहीं आएगा, आप मास कितना भी लेते रहो इलेक्ट्रॉन का, बढ़ा दो घटा दो, उससे उसकी वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्या लिखोगे, since expression of velocity does not contain क्या, mass of electron, so no effect in velocity on changing of mass of electron। तो इलेक्ट्रॉन का मास कैसे भी चेंज कर दें लेकिन वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं आएगा। कोई डाउट बेटा वेलोसिटी वाले केस में? नो सर। क्लियर है सब?
Yes, सर sir. एक चीज पूछनी है हाँ, दो पूछो बेटा, बोलो। पहले जो फर्स्ट पार्ट करा उसमें हमने वेलोसिटी 2.18 into 10 raised to power 8 zn सेंटीमीटर पर सेकंड ली, तो ठीक है। सेकंड वाले में हमने 2 पाई वाली क्यों ली सर? सेकंड वाले में हमने फर्स्ट में तो हमें पता कैसे लगेगा कि ये वैल्यू किससे बनी है? हमें m का इफेक्ट देखना है, तो m कांस्टेंट वैल्यू थी ना, इसके अंदर होता वो कांस्टेंट, जो कांस्टेंट इसके अंदर होगा उसका इफेक्ट आएगा। तो इसलिए हमें यहाँ इससे सोल्व नहीं कर सकते थे अपने, क्योंकि इसमें ये वैल्यू जो आई है 2.18 10 रेज़ टू पावर 8, ये किस किस की वैल्यू रखने से आई है? आप एक्सप्रेशन डेरिवेशन में जाओ, देखो डेरिवेशन में जाओ, तो डेरिवेशन में किस किस की वैल्यू रखी गई है? सिर्फ देखो, ये जो 2.18 आया है, 2 की वैल्यू रखी गई, पाई की वैल्यू रखी गई, n नहीं रखना था, n तो आ ही गया, h कांस्टेंट है इसकी वैल्यू रखी, k की वैल्यू रखी और e की वैल्यू रखी, m तो नहीं रखा था ना। तो ये वैल्यू जो बना हुआ है किसकी वैल्यू से बना हुआ है? इसमें m नहीं है बेटा, m नहीं है, तो m मैं चेंज कर दूंगा तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्लियर? यस सर यस। अब बेटा देखो, इसमें भी अगर डबल डेकर क्वेश्चन आ जाए तो सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करना। डबल डेकर मतलब इफ information of two species are given, तो इसमें क्या फार्मूला, पहले आप कर लो फार्मूला। किसी की भी वेलोसिटी निकालोगे, v इज इक्वल टू वी नॉट जेड अपॉन एन, लिख रहे हो आप, सेंटीमीटर पर सेकंड, यही फार्मूला है ना। वी नॉट क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। वो कितनी कांस्टेंट वैल्यू है हेयर? वो जो आपने की थी 2.18 और 10 की पावर 8 है ना। तो वी नोट कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट तो कोई भी स्पीसीज हो उसका सेम यही आएगा। तो वी नोट इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं बेटा मैं? v इंटू एन अपॉन जेड, v इंटू एन अपॉन जेड। फर्स्ट ऑर्बिट के फर्स्ट स्पीसीज के लिए, दूसरी के लिए भी यही आएगा, ये वैल्यू कांस्टेंट आएगी, v इंटू एन अपॉन जेड सेकेंड के लिए। इस टाइप से सोल्व करोगे, जैसे प्रॉब्लम लिखता हूं मैं, इफ, या आप बनाओगे अब, इफ velocity of electron in second orbit of hydrogen is x centimeter per second, then calculate the velocity of electron in third orbit of helium ion। बनाओ बेटा, करो सोल्व। डबल डेकर का क्वेश्चन आ गया। 4x अपॉन 3। 4x अपॉन 3। अगर आपको ऊपर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो सिर्फ फार्मूला पुट करना है बेटा, कुछ भी नहीं करना। और तो कैसे सॉल्यूशन करोगे? सॉल्यूशन तो आप एक फर्स्ट ले लो, एक सेकंड ले लो। फार्मूला आपको ऊपर वाला क्लियर है, तो पहले वाले की देखो वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी है फर्स्ट वाले केस में दिया हुआ है बेटा? x। ऑर्बिट नंबर n की वैल्यू देखो, और फर्स्ट आपके पास क्या है? हाइड्रोजन, तो ऑर्बिट नंबर दे रखा है सेकंड ऑर्बिट, और z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगी? 1। अब आ जाओ सेकंड स्पीसीज है हीलियम, उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करना है आपको, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। सेल नंबर देखो कौन सा है सेकंड स्पीसीज में? 3। थर्ड वाला। z की वैल्यू देखो हीलियम के लिए कितनी आएगी बेटा? सर 2। 2। तो इसका मतलब देखो, दो स्पीसीज का कंपैरिजन करना है, तो मैं v इंटू एन अपॉन जेड फर्स्ट ऑर्बिट का इज इक्वल टू v इंटू एन अपॉन जेड सेकेंड ऑर्बिट के लिए यूज कर सकता हूं। तो पहले की v देखो x, n की वैल्यू 2, z का वैल्यू 1। सेकेंड वाले में देखो v का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो, n का वैल्यू 3, z का वैल्यू 2। तो देखो कितना हो गया? 4x बाई 3, v आ गया 4x बाई
3, तो v की वैल्यू आ गई आपके पास। फोर एक्स बाई थ्री, तो v की वैल्यू कितनी आ गई बेटा जो निकालनी है 4x/3, कौन सा यूनिट आएगा जो दिया हुआ है उसने, सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर, कोई डाउट? नो सर। No, Sir. sir. एक अदर टाइप का क्वेश्चन आता है बेटा इस नोट पे, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम c से लिखते हैं बेटा, रिप्रेजेंट जो करते हैं वो c से। अगर हम मीटर की बजाय सेंटीमीटर में लिखेंगे तो कितना आएगा बेटा? 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। डाउट तो नहीं है ना? वेलोसिटी ऑफ लाइट हमेशा क्या लेके चलना है, c, और उसकी वैल्यू आ जाएगी 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब वो प्रॉब्लम इससे रिलेटेड देगा, वो क्या देगा? एक टाइप का प्रॉब्लम ऐसे आ सकता है, एट द लास्ट मोमेंट ऑफ द क्लास एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं। ऐसा प्रॉब्लम देगा, खास करके जो कुछ इंस्टीट्यूट है उनके मॉड्यूल में इस टाइप का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन देगा कि कैलकुलेट द velocity of electron in second orbit of hydrogen atom in term of velocity of light। मतलब c की टर्म में निकालनी है आपने, वेलोसिटी ऑफ लाइट मतलब c। कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले आपका जो फार्मूला है क्या आपके पास स्पीसीज एक ही है? सॉल्यूशन, स्पीसीज कौन सा है बेटा आपके पास? हाइड्रोजन एटम। तो z की वैल्यू फिक्स हो गई 1। ऑर्बिट नंबर कौन सा है आपके पास? सेकंड। n का वैल्यू 2 हो गया। वेलोसिटी का फार्मूला होता है v = वैल्यू निकालनी है तो 2.18 × 10⁸ Z/n सेंटीमीटर पर सेकेंड। जैसे फर्स्ट केस निकाला था वैसे निकाल लो पहले वेलोसिटी, जो आपको निकालना है पहले वेलोसिटी वो निकाल लो, फिर यूनिटरी मेथड यूज कर लेंगे। तो v = 2.18 × 10⁸ Z/n। तो v कितना निकल आया देखो, v = 2.18 × 10⁸ Z/n। तो z की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट। अब क्वेश्चन थोड़ा इससे आगे पूछ लिया, उसने बोला कि इन टर्म ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट में करना है। तो देखो अपने को पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। किसके इक्वल होती है वो? c के। इतनी वैल्यू किसके इक्वल लेते हो आप? c के। अगर ये सेंटीमीटर पर सेकेंड होता तो ये वैल्यू कितनी आ जाती देखो आपकी, c/3 × 10⁻10। हमें कितनी चाहिए? ये वैल्यू आ रखी है हमारी वैल्यू ये है 2.18 × 10⁸ होगा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? c 3 × 10⁻10 इंटू जो वैल्यू आ गई यूनिटरी मेथड। अब मैं अगर ये सोल्व करता हूं तो देखो ये सोल्व करूंगा तो आप क्या कर सकते हो, अप्रोक्सीमेट ये 2 से कैंसिल कर सकते हो आप, 2 1 जा 2 और 09 1.09। और मैं ये अगर 10 कैंसिल करूं तो अप्रोक्सीमेट देखो कितना आ रहा है, c 1.09 c/3 इंटू ये 8 नीचे आएगा तो 100 10⁻²। तो अप्रोक्सीमेट 1.09 c/300। तो 1.09 अप्रोक्स 19 के बराबर, ये तो इक्वेट कर रहा हूं बिल्कुल इक्वल। तो अप्रोक्सीमेट लूंगा तो 1/300 या c/300 लिख सकता हूं बेटा, c/300, क्योंकि ये वैल्यू तो 1.09 है, अप्रोक्सीमेट 1 ही तो है, तो 1 c/300। तो वेलोसिटी का 300 टाइम्स कम वेलोसिटी होगा।
मतलब जो आपका पहले है फार्मूला उसी से v निकाल लो, v निकाल ली सेंटीमीटर पर सेकंड में। अब आप कह दो ऐसे, इसके अकॉर्डिंग लिखो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड इज इक्वल टू c। अगर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड होगा तो c अपॉन 3 × 10⁻10। तो डायरेक्ट आप यहां भी लिख सकते हो। देखो मैंने क्या पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, मुझे ये पता लग गया। एक दूसरा मेथड, अल्टरनेटिव मेथड भी कर सकते हो आप। वी नो दैट 1 सेंटीमीटर पर सेकंड इज इक्वल टू c अपॉन 310, अल्टरनेटिव मेथड। जिसको ये ज्यादा दिक्कत दे, क्योंकि कैलकुलेशन है भाई, किसी के लिए तो बिल्कुल इजी है, किसी के लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। अल्टरनेटिव मेथड, v कितना निकाला आपने, 2.18 × 10⁻8/2 इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड निकाला ना। ये 1 ही तो है, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसकी वैल्यू कितनी रख सकते हो आप 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की? क्या रख सकते हैं बेटा? C बोलो। अपॉन 3 × 10⁻10 c अपॉन 3 × 10⁻10। 10 तो वापिस अप्रोक्सीमेट वही आ गया, c अपॉन 300, तो वही आ जाएगा। तो आप जैसे भी करो, लेकिन c की टर्म में निकालना हो तो ऐसे निकाल लिया करो। c की टर्म में निकालना है तो सिंपल सी बात, जो आंसर आपने निकाला है उसको c अपॉन 3 × 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो c की टर्म में आ जाएगा। क्लियर? कोई डाउट किसी को? तो वेलोसिटी मैंने देखो एक डायरेक्ट फार्मूला बेस निकलवाई, एक मैंने 2 स्पीसीज के लिए निकलवाई और एक c की टर्म में निकलवाई। तो अब देखो आपका एंड में मुझे थोड़ा सा बता दो, आप जो बोहर थ्योरी की बोहर पोस्टुलेट से क्या क्या कैलकुलेट करना सीख रहे हो आज? क्या क्या सीखा है आपने? क्या क्या निकालना? रेडियस, वेलोसिटी, दो चीजें निकालनी सीखी है बेटा, एक रेडियस सीखा है और दूसरा वेलोसिटी सीखा है। तो रेडियस में जो जो प्रॉब्लम आती है उसके फार्मूला बता सकते हो मुझे? एक्सप्रेशन वैल्यू वाला फार्मूला और तीसरा फार्मूला कंपेयर वाला, क्या कोई बच्चा बता सकता है? याद हो गया किसी को? देखते हैं कितना शार्प माइंड है। R इज इक्वल टू एक्सप्रेशन याद है किसी को? R इज इक्वल टू एक्सप्रेशन? अच्छा चलो, हाँ चलो चलो, एक्सप्रेशन याद नहीं है तो कर लेना उसको। वैल्यू वाला याद है किसी को? वैल्यू वाला R इज इक्वल टू 0.529 so 0.529 into 10 की पावर -8 n square upon z। -8 कहां से आ गया बेटा? दोनों मिक्स कर दिए ना। तो 0.529 n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम। और वेलोसिटी वाला 2.18 × 10⁸ n अपॉन z। n अपॉन z नहीं, z अपॉन n। ये क्यों बुलवा के देख रहा हूं? जो गलतियां आप कर रहे हो ना, यही गलतियां घर पे करते हैं। तो मेरा काम यही है कि आप जो मिस्टेक करते हो उसको रिमूव करूं मैं। तो कहाँ z आएगा, ऊपर आएगा या नीचे आएगा, किस एक्सप्रेशन में, ये लिख लिख के एक चार्ट बना लो। जहां स्टडी करते हो रूम में, उसमें एक चार्ट बना लो और चार्ट बना करके उसमें लिखो आप। अच्छा एक बात बताओ, किसी सब्जेक्ट में डीपीपी करना स्टार्ट किया अभी? सर फिजिक्स में कर दिया? पता लगने लग गया ना कहाँ डीपीपी होती है, कैसे सोल्व करते हैं? यस सर। इस बार मैं भी आपके डीपीपी डालूंगा, उसको सभी बच्चों ने जरूर करना है। और ऐसे नहीं करना कि भाई वहां से कॉपी उठा ली और नोट्स और उधर से क्वेश्चन सोल्व किए। पहले अच्छे से थ्योरी याद करनी है। जो जो पॉइंट मैंने बॉक्स में बंद किए हैं इसका मतलब वो मस्ट है। और किस तरीके के प्रॉब्लम आ सकते हैं वो भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं। पहले ये अच्छी तरीके से करना, फिर इसको बंद कर देना नोट्स को, फिर आप डीपीपी सोल्व करना। तो आपको लगेगा, खुद ही एनालिसिस हो जाएगा कितना याद हो गया आपको और अभी कौन सा नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मेरे से डाउट पूछ लेना। क्लियर? सर आपने फर्स्ट क्लास में कौन कौन से टॉपिक्स कराए थे? बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, उसमें देख लो कि 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होता है और रदरफोर्ड मॉडल, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस कैसे हुआ था। ओके बेसिक सर। पढ़ाया था, बिल्कुल बेसिक था फर्स्ट में। नहीं आएगा तो चाहे मेरे से पूछ लेना और उसमें देख लेना, बाकी हो जाएगा। बहुत बेसिक है। क्यों बच्चों, फर्स्ट वाला बेसिक था ना? बिल्कुल। यस सर। आज से मेन क्लास आज से स्टार्ट हो रही है हमारी। ओके सर। ओके बेटा, थैंक यू। नाउ आई एम लीविंग, सी यू वेरी Thank सून you. फॉर नेक्स्ट लेसन। थैंक यू। थैंक यू सर। ये सर ना कोई भी लेफ्ट मत करना। मुझे भी नहीं करना क्या मधु? नहीं सर, आप जा सकते हैं। ठीक है ठीक है।